गाइज अगर आप भी चुनना चाहते हो, डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हो और कुछ बन के दिखाना चाहते हो, या आपका सपना है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ज्वाइन करने का, यूनिफॉर्म पहनने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, तो इससे आप बिल्कुल आपको एक प्रॉपर गाइडलाइंस मिलेंगी कि कैसे हम सीडीएस एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं और आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज आज जो हम एग्जाम की बात कर रहे हैं, आपको पता चल चुका है हम सीडीएस एग्जाम की बात कर रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन 18 मई को आ चुका है और ये फॉर्म फिल होगा 7 जून तक। आप फॉर्म फिल कर सकते हो। दैट मीन्स कि अभी आपके पास बचे हैं 2-3 दिन बचे हुए जब तक आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। गाइज ये साल का दूसरा सीडीएस एग्जाम है। अब हम बात करते हैं इस एग्जाम्स में कि इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है। 339 वैकेंसीज हैं टोटल, सारे IMA देहरादून, INA एजिमाला सब कुछ मिला के वो आपको डिटेल पे स्क्रीन में दिख जाएगा कि प्रॉपर कितनी सीट्स कहाँ पे अवेलेबल हैं। गाइज इसका एग्ज़ाम बता दूं, इसका एग्ज़ाम 4 सितंबर 2022 को होने वाला है। एडमिट कार्ड आपके अगस्त में आ जाएंगे। तो कुल मिला जुला के आपके पास 2 से 3 महीने का प्रॉपर टाइम है जिसमें आपको अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है और इस एग्जाम को, रिटन एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे क्वालिफिकेशंस वगैरह के बारे में, क्या है एग्जाम पैटर्न, क्या है, कैसे कितने मार्क्स होते हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्या एग्जाम पैटर्न है, सभी कुछ के बारे में। तो सोनू जरा क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सीडीएस और सीडीएस ओटी? बिल्कुल। तो गाइज देखिए, अगर आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ, अगर क्योंकि कई बच्चे हैं जो डिफरेंट स्ट्रीम को यहाँ पे चूज करेंगे, तो जो IMA और OTA के लिए अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए ग्रेजुएशन जो है वो किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए। उसके बाद जो INA के लिए करेंगे, नेवल एकेडमी के लिए करेंगे, उनके लिए ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। उसके बाद जो एयरफोर्स एकेडमी के लिए कर रहे हैं उनके लिए ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से, या फिर अगर वो इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किए हैं तो वो हो, और साथ ही साथ 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स ये जो है वो उनका नेसेसरी है। अब यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया है वो जो रखा गया है वो 20 to 24 ईयर्स के एज के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक बार आप नोटिफिकेशन को ध्यान से देख लेना, बहुत सारे स्टूडेंट जो अलग अलग, इसमें थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन भी मिलता है जैसे OBC या SC ST कैंडिडेट्स के लिए, तो आप वो चीज़ ज़रूर देखिएगा। ये 20 to 24 जो एज बताया सर ने वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए आई थिंक। ठीक है, अच्छा अब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसे आप प्रॉपर अगर सीडीएस का एग्ज़ाम देते हो तो स्टेप बाय स्टेप किन किन स्टेप्स को आपको क्वालिफाई, किन किन हर्डल्स को आपको क्वालिफाई करना है और आपको आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना है। सोनू एग्जाम पैटर्न के बारे में बताइए। तो यहाँ पे 4 स्टेजेस में है जो सिलेक्शन आपका होने वाला है। सबसे पहले जो है वो रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, उसके बाद SSB, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, तो एक बार हम पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि जो एग्जाम पैटर्न है, जो रिटन एग्जाम होगा मोस्टली वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि पहला स्टेज है और उसको पार करके ही आप SSB और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो रिटन एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अगर आप OTA के लिए जा रहे हैं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और जीके आपके रिटन पेपर में होगा जो कि आप वहां पे अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन अगर आप वहां पे IMA, INA और एयरफोर्स एकेडमी के लिए अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे आपको 3 सेक्शन होंगे, जनरल नॉलेज, इंग्लिश और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है एग्जाम पैटर्न को लेके। तो जो बच्चे जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने प्रिपरेशन को करेंगे। अब एक बार मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे जो बच्चे IMA, INA और एयरफोर्स एकेडमी के लिए कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीके के। तो यहाँ पे इंग्लिश जो है वो 120 मार्क्स के आपके पेपर आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। जीके 120 मार्क्स, 2 घंटे का पेपर होगा। और मैथमेटिक्स 100 मार्क्स, ये भी 2 घंटे का पेपर होगा। यानी कि टोटल 6 घंटे का एग्जाम होगा आपका, कुछ गैप करके वो एक ही दिन में तीनों पेपर आपके लिए जाएंगे। वही जहां पे OTA की बात करते हैं हम, तो OTA में जो है वो 2 पेपर है, इंग्लिश और जीके, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो यहां पे इंग्लिश में 100 मार्क्स 2 आवर्स पेपर और सेम जीके के लिए है 100 मार्क्स 2 आवर्स पेपर। तो ये हो गया एक एग्जाम पैटर्न, और जो पेपर आपके आएंगे अलग अलग डिवीजन के अकॉर्डिंग, वो बात हो गई। अब हम एक बार सिलेबस की तरफ भी मूव करेंगे, सर बताएंगे अब थोड़ा सा। तो गाइज जैसे कि आपको ये तो इंपॉर्टेंट पता चल गया कि सीडीएस और सीडीएस OTA बेसिकली 2 चीज़ें हैं। सर ने आपको पैटर्न बता ही दिया है कि सीडीएस में आपको मैथ्स, जीके और इंग्लिश तीनों सेक्शन आते हैं और OTA में आपका सिर्फ इंग्लिश और जीके आता है। तो गाइज अब हम बात करते हैं कि इसके सिलेबस के बारे में। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें सिलेबस का टॉपिक जो आपका तीनों में, जीके,
तो जीके की बात जहाँ तक है तो गाइज जो आपके मेजर जीके में सब्जेक्ट्स आते हैं, आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंटल है, जनरल साइंस है, ये सारे जो हैं टॉपिक्स हैं वो बेसिक जनरल नॉलेज के टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मेनली फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करूँ, जैसे कि मैं जनरल साइंस की बात करूँ, तो जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बेसिक जो आप मान सकते हो क्लास 10th लेवल तक के जो बेसिक जनरल साइंस होती है, जैसे कि अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो आपको लाइट का सेक्शन हो गया, या फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी का सेक्शन है, ऑप्टिक्स है, बिल्कुल बिल्कुल, फोर्स मोशन के जो बेसिक लॉज हैं कि ग्रेविटी से रिलेटेड लॉज आ सकते हैं, या फिर न्यूटन के लॉज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स के लॉ है, रेनबो है, या फिर इस तरह की जो लाइट से क्वेश्चंस बनते हैं वो बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड आएंगे ही आएंगे। जितने भी एसआई यूनिट वगैरह पूछे जाते हैं, बिल्कुल, हाँ, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे एसआई यूनिट्स के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको वो भी देखना होगा। उसके बाद अगर मैं बात केमिस्ट्री करता हूँ तो गाइज आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकते हैं। उसके अलावा आपके जो भी केमिस्ट्री में रिएक्शंस हैं, थोड़े बहुत रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं जो डायरेक्टली फैक्चुअल बेस्ड होते हैं, उनसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा जो रह गया आपका जैसे पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल तो गाइज केमिस्ट्री के लिए मस्ट है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल समझ लिया, उससे बहुत सारे क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के बनते हैं, चाहे वो उनकी जो भी क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड आ सकते हैं, आप उसको पीरियोडिक टेबल से ही सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको उनके नंबर्स पता हैं, वो सारी चीज़ें उसके इजीली क्लियर कर सकते हो। एक्चुअली आपको यहाँ पे तीनों सेक्शन को टच करना पड़ेगा केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, तीनों ही टच करने पड़ेंगे। बिल्कुल, और खास करके पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर्स तो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए उसके एलिमेंट्स के। उसके बाद हम बात करते हैं बायो की। बायो गाइज आती है आपको सबसे पहले जो डिजीज डिफिशिएंसी का चैप्टर होगा वो मस्ट है। एनिमल्स की कैटेगराइजेशन का जो चैप्टर होता है, लाइक जो भी है वो चैप्टर बहुत ज़रूरी है। उस पर बेस्ड साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं स्पीशीज के, राइट, प्लांट्स के, एनिमल्स के कुछ साइंटिफिक नेम्स पूछे जाते हैं डायरेक्टली। बिल्कुल। अच्छा, अब ये तो हो गए जनरल साइंस से क्वेश्चन की बात। अगर हम हिस्ट्री की बातें करें तो गाइज मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी एंशियंट या मेडिवल से नहीं बोला, सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। ब्रिटिशर्स आते हैं जब 1885 से लेके 1945 तक के जो भी आपके आंदोलन हुए हैं या गांधीयन एरा जिसको हम कहते हैं, उससे रिलेटेड, या फिर जो ब्रिटिशर्स के गवर्नर्स हैं या गवर्नर जनरल वाइसरायज हैं, उनके नाम या उनका एक जो सीक्वेंस होता है, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत आते हैं कि 3-4 गवर्नर का नाम दे देगा, आपको बोलेगा इनकी सीक्वेंसिंग क्या है, या फिर किस गवर्नर ने कौन सा इंपॉर्टेंट रूल या स्कीम वगैरह लागू किया था। एक्ट जो सर कह रहे हैं, हाँ, इंपॉर्टेंट एक्ट जो हैं उनके पढ़ा होगा पॉलिटी में, रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, गवर्नेंस एक्ट है, तो सारे एक्ट किस गवर्नर के दौरान, जो गवर्नर जनरल उस समय कौन था, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री में डायरेक्टली आते हैं गाइस। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ फैक्ट्स को याद होना बहुत जरूरी है, और इंपॉर्टेंट ईयर्स, डेट्स बहुत जरूरी है आपको। इसीलिए 1885 से लेके 1947 ईयर वाइज क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, कौन इंपॉर्टेंट पर्सन था उस टाइम पे, वो सारी चीज़ें उस टाइम की, चाहे वो पॉलिटिकल सिचुएशन हो, इकोनॉमिकल सिचुएशन हो, एजुकेशन का लेवल क्या था, या फिर रिलीजन का क्या सिस्टम चल रहा था, वो सारी चीज़ें। उसके बाद हम आते हैं मेडाइवल पे। मेडाइवल पे बेसिकली आपको मुगल डायनेस्टी वगैरह है, मुगल डायनेस्टी या कब से मुगल डायनेस्टी स्टार्ट होती है, या उससे पहले जो एंशिएंट में चला जाऊँ तो मैं मौर्य या बौद्ध धर्म या जैन धर्म, इससे तो बिल्कुल फिक्स है कि मौद, हाँ बिल्कुल। अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल बनते ही बनते हैं। किसके टाइम पे किसने किस शहर को बनाया, या इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है गाइज, किसके टाइम पे किसके डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ या डेवलपमेंट हुए, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बैटल्स हुए हैं, बैटल्स वेरी इंपॉर्टेंट बैटल्स, उनके इंपॉर्टेंट बैटल्स, उनके ईयर्स, किन किन के बीच हुए, उनका रिजल्ट क्या हुआ, इस तरह की चीज़ें से, इस तरह से आपको पढ़ना होगा चीज़ों को। क्योंकि आप एक बार बुक लेके पढ़ोगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी होती हैं, बट इतने कम टाइम में क्या पढ़ना है, क्या चीज़ है जो फैक्चुअल, कैसे उसको आपको ऐसा पढ़ना है कि आपके दिमाग में बैठ जाए एक स्टोरी की तरह, और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी पढ़ते जाओ, उससे क्वेश्चन नहीं बनता, कोई फायदा नहीं। तो जिस तरह से हम चीज़ें बता रहे हैं वैसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, और आपको वैसे ही पढ़ना है हर एक टॉपिक को। ठीक है। उसके बाद पॉलिटी आती है। पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट आपके जितने भी अमेंडमेंट्स हैं और जितने भी आपके टोटल आर्टिकल्स हैं,
इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वो तो बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके फंडामेंटल राइट्स, आपका पार्लियामेंट से रिलेटेड है, DPSP, एग्जैक्टली ये तो दो तीन जो कैटेगरीज हैं, इनके आर्टिकल्स तो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं 42 है, या फिर उसके अलावा 370 हो गया, जो आपके आर्टिकल्स हैं, वो सारे आर्टिकल्स आपको मेजरली जो आर्टिकल्स फोकस किए जाते हैं वो आप शुरू आर्टिकल 1 से ले लीजिए, जो स्टेट को डिफाइन किया है, उसके बाद फिर फंडामेंटल राइट्स आया है, ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट को डिफाइन किया है, गवर्नर को डिफाइन किया है। तो ये जितने भी आर्टिकल्स प्रेसिडेंट गवर्नर को लेके है, या जो फंडामेंटल राइट्स हैं, DPSP है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके अलावा आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड है, कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी हिस्ट्री है, उसके जो फैक्ट्स हैं कि कौन प्रेसिडेंट था, कितने मेंबर्स थे, कब कौन सा लॉ पास हुआ था, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा प्रियम्बल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर पॉलिटी आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे पहले प्रियम्बल पता होना चाहिए। प्रियम्बल आपके ज़बान पे होना चाहिए। प्रियम्बल के एक एक वर्ड, कौन सा वर्ड कहाँ से लिया गया, कौन सा आर्टिकल कहाँ से लिया गया, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चन डायरेक्टली बनते ही बनते और बहुत ही बेसिक हैं, इनको आपको पता होना ही चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं सोनू ज्योग्राफी के बारे में। बताइए ज्योग्राफी में, तो मुझे लगता है कि ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे सिंपल तरीका है अगर आपको मैप याद है। बिल्कुल। और यहाँ पे अगर आप CDS का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, बिल्कुल, ये आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। पूरा मैप इंडिया का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है इसका, चाहे वो माउंटेन्स को लेके हम बात कर रहे हैं, ओशंस को लेके बात कर रहे हैं, रिवर्स है हमारा, सॉइल टाइप है, सीजनल टाइप है, मॉनसून किस तरीके से आ रहा है, क्या क्रॉप पैटर्न है, ठीक है, ये सारी चीजें इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक बार अगर आपने मैप समझ लिया ना, इंडियन का पॉलिटिकल मैप, इंडियन का फिजिकल मैप, तो बहुत सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी के आपके लिए ऐसे ही हो जाएंगे कि बिल्कुल आप ऑप्शन देख के ऑप्शन को डिस्क्वालीफाई करके कर सकते हो, आंसर बता सकते हो, या फिर सिर्फ मैप के थ्रू भी आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ज्योग्राफी के। उसके अलावा माउंटेन्स, जितने भी माउंटेन्स रेंज हैं उससे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, ठीक है, जो मॉनसून पैटर्न है उससे क्वेश्चंस आते हैं, टाइप ऑफ ग्रासलैंड से क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। और ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं कंबाइंड है, वो माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, लैंड्स हैं, ये सब कंबाइंड होकर मॉनसून पे इफेक्ट आता है उनका, कि मॉनसून कैसा है क्या नहीं, वो सारी चीजें इन सब चीजों पे ही डिपेंड करती है। तो फिजिकल ज्योग्राफी को समझने के लिए या ज्योग्राफी को समझने के लिए मैप्स का समझना बहुत जरूरी है। आपको मैप्स याद होने चाहिए। लाइक अगर क्वेश्चन कहीं से भी आता है ना, लाइक वो चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन हो, किसी कंट्री का हो, किसी स्टेट का हो इंडिया के, आपको इमेजिनेशन में वो दिखना चाहिए कि यार ये स्टेट ना या ये कंट्री इस जगह पे लोकेटेड है, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप इजीली उसको बहुत अच्छे इजीली तरीके से सॉल्व कर लो। और जहां तक हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं ना, वहां पे जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो एरियाज हैं, वो चैनल्स, ये चैनल किस कंट्री और कंट्री के बीच का है, किसको किससे जोड़ रहा है, स्ट्रेट्स, चैनल्स, टाइम जोन्स को लेके क्वेश्चन आता है कि ये टाइम जोन कहाँ पे फॉलो किया जाता है, या यूएसए में अगर बात करें या इंडिया की बात करें उसका क्या टाइम जोन है, किस तरीके से डिवीजन किया गया है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं जो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक का। गाइस इकोनॉमिक्स है तो जो बेसिक है आपके टर्म्स हैं वो बिल्कुल पता होने ही चाहिए आपको। उसके अलावा जो 5 ईयर प्लान्स हैं हमारे, उसके अलावा GDP है, GST है या टैक्स है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, बजट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आपका नेशनल इनकम क्या है, ये सब क्वेश्चन है, इन पे इसके फॉर्मूले जो हैं इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ है, चाहे वो डिफेंस लाइक आपके डेज हों, इंपॉर्टेंट डेज हों, या इंपॉर्टेंट जो आपके डिफेंस एग्रीमेंट जो होते हैं हमारे डिफरेंट। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जो इंडियन आर्मी है वो किसी और कंट्री के आर्मी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है और वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, तो ये सब चीजें क्वेश्चन जो है वो हमेशा आते हैं, चाहे वो नेवल एक्सरसाइज है चाहे वो मिलिट्री एक्सरसाइज है, दोनों ही होते हैं। हमारे इंडियन नेवी भी करते हैं, हमारी इंडियन आर्मी भी करते हैं, और इन हर एक्सरसाइजेस का एक पर्टिकुलर नाम होता है। बिल्कुल, उस नाम से, उस टाइटल से आपको पूछ सकते हैं कि ये एक्सरसाइज किन 2 कंट्रीज के बीच हुई है। एक थीम के ऊपर होता है कि इस चीज के ऊपर हम एक्सरसाइज 2 कंट्री कर रहे हैं। तो अगर कोई भी एक्सरसाइज आप पढ़ रहे हो तो वो सारे फैक्ट्स को जरूर पढ़ना कि ये कहाँ पे हो रहा है, किस कंट्री में ऑर्गेनाइज हो रहा है, किन 2 कंट्रीज के बीच हो रहा है, क्या नाम है, क्या थीम है, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स की बारी। वो तो करंट अफेयर्स ऑब्वियसली हर आज की डेट में हर जनरल कॉम्पिटिशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है कि आप करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं। और आज की डेट में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो डायरेक्टली सिर्फ आपके अवार्ड्स हैं या फिर ऑबिचुरीज हैं या अपॉइंटमेंट्स हैं, सिर्फ उन पे ही बेस्ड नहीं है, बल्कि इन पे भी कि वो करंट अफेयर्स का टॉपिक आपके जीके के टॉपिक, जनरल अवेयरनेस के टॉपिक से कैसे रिलेटेड है। लाइक हिस्ट्री का कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो करंट में आ गया, या पॉलिटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट
पॉइंट है, आर्टिकल है जो कि करंट में किसी टॉपिक में चल रहा हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिकली यहाँ पे रिलेशन में आपको समझा दूं, करंट अफेयर्स और जो स्टैटिक है उसके बीच में कैसे यहाँ पे आपका रिलेशन डिफाइन करेंगे आप। जैसे कि कोई भी आर्ट एंड कल्चर का न्यूज होता है, कोई एक्सकवेशन किया गया, ठीक है, कोई बहुत पुरानी चीज मिली, तो अब वो अगर मिली है तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी आया होगा। हाँ। उस इन्फॉर्मेशन में जो है वो पाया गया कि ये जो है ये इस एरा में ये चीज पाया जाता था, उसमें ये डेनेसिटी था उस टाइम पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर वो किसी आर्ट फॉर्म से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो वो चीज वहां पे आ जाती है। तो आर्ट एंड कल्चर यहाँ से इस न्यूज और स्टैटिक का जो रिलेशन है जो न्यूज में आते रहता है, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसा सर ने बताया कि मान लो एक्सकवेशन में कोई चीज मिलती है तो उससे बहुत सारी चीजों का पता चलता है कि उस टाइम पे उस एरा में क्या ऐसी चीज भी होती थी या इस टाइप की चीज भी पाई जाती थी। उससे बहुत सारे हमको लीड्स मिलते हैं कि उस एरा में और भी क्या क्या हो सकता होगा। तो गाइस सोचो, करंट की चीज से हम हिस्ट्री के बहुत सारी चीजों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। पॉलिटी से बहुत सारे रिलेटेड आर्टिकल्स या फिर कोई लॉज आ रहे होते हैं, वो भी किसी न किसी आर्टिकल पे ही डिपेंड होते हैं, तो वो आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है उस टाइम पे, ठीक है। आर्टिकल इतने सारे हैं बट वो आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो रिसेंटली किसी न्यूज़ में उस पर कोई स्कीम आई हो या कोई लॉ बनाओ, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइज ये था आपका जो मोटा मोटी जीके का सेक्शन जिनको आपको कवर करना चाहिए, ठीक है। और कवर कैसे करोगे, आपको टाइम टेबल बनाना होगा जीके का, पर डे के हिसाब से क्या सेक्शन आप कवर करो। आप रिलेट कर रहे हो, 2 दिन आप जीके पढ़, 2 दिन हिस्ट्री पढ़ रहे हो, 2 दिन ज्योग्राफी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर बच्चे के लिए अपनी एक चॉइस होगी, एक इंटरेस्ट होगा और किसी न किसी कोई ना कोई टॉपिक स्ट्रांग होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो टॉपिक अब स्ट्रांग है उसको थोड़ा कम टाइम दो, जिसमें आपको ज़्यादा पढ़ना है उसमें आप ज़्यादा टाइम दो, या किस तरीके से पढ़ना है वो भी इंपॉर्टेंट है कि किस टॉपिक को आप कैसे पढ़ रहे हो, ठीक है। एक मैं यहाँ पे सब्जेक्ट को थोड़ा सा रिलेट करके बताऊंगा कि अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपको आसानी होगी। जैसे आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, राइट, तो करंट अफेयर्स तो उसमें सारी चीज़ें आ रही है, सारे सेक्शंस आपको कवर कर रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक न्यूज़ है, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर का न्यूज़ है, ठीक है, या नॉर्मल न्यूज़ अपॉइंटमेंट्स को लेके है, या कोई चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशनल कोई चेंजेस हो रही है तो उसको लेके है। तो यहाँ पे जब आप पढ़ते हैं तो साथ में 2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे आप, जैसे कि पॉलिटी और हिस्ट्री। अगर ये साथ लेके चलते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करता है, ठीक है। कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, वहाँ पे आपको ब्रिटिश के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि ये गवर्नर जनरल था इस टाइम पे, या ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया इस टाइम पे, तो ये एक रिलेशन बना के पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को आप रिलेट करके पढ़िए। यहाँ पे क्या होगा कि एक रीजनल जो यहाँ पे इंडिकेशंस मिलेंगे आपको, एक रिलेशन मिलेगा, वो बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर ये ज्योग्राफिकल रीजन है, किसी भी रीजन की बात करते हैं, चाहे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में बात करें या इंडियन ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं कि साउथ और नॉर्थ में ये चेंजेस हैं, तो यहाँ की इकोनॉमी भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है इसकी वजह से, तो यहाँ पे एक रिलेशन बनता है। तो इसलिए अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत चीजें जो हैं वो रिवाइज हो जाएंगी साथ करंट अफेयर्स के साथ साथ। बिल्कुल सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपको। गाइज इस बात पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आप किस तरह से किन चीज़ों को आप पढ़ रहे हो। अगर इतनी सारी चीज़ें पढ़नी और कोई ऐसी चीज़ आप ऐसे कॉम्बिनेशन बना के पढ़ रहे हो जो आपके लिए ईजी हो जाता है, तो सोचो आपका कितना टाइम बचता है और आपका रिवीजन भी साथ साथ चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने बताया कि हिस्ट्री और पॉलिटी आप मिक्स करके पढ़ो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कोइंसाइड करेंगी, दोनों चीज़ों में मिक्सड होंगी और रिवाइज हो जाएंगी। उसी तरह ज्योग्राफी और इकोनॉमी आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल सही बात है। दूसरा आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा इंग्लिश का, तो गाइज इंग्लिश में जैसा कि हम और सर इतने टाइम से हम एग्जाम्स के लिए रिव्यू बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हम बार बार सर सबको यही सजेस्ट करते हैं कि भाई इंग्लिश को अगर आपको क्लियर करना है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको रीडिंग, और वो रीडिंग कैसे, आप न्यूज़पेपर से, बिल्कुल, क्योंकि न्यूज़पेपर की एक रीडिंग से आप कितनी चीज़ें सीख रहे हो। आपका वोकैब क्लियर हो रहा है, आपके नए नए वोकैब के वर्ड्स मिल रहे हैं, आपके पुराने वोकैब के वर्ड रिवाइज होते रहते हैं तो वो आपको याद रहेंगे। उसके अलावा आपकी रीडिंग की पावर बढ़ती है, आपको रीड करना आता है, आप उससे कंक्लूड करना सीख लेते हो, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से बहुत आपको हेल्प मिलती है। क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके पास एक टाइम फ्रेम दिया गया है, उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको उस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना है, उसको समझना है और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं वो बनाना है। और सर जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसी चीज़ है, इसके लिए कोई रटा रटा रूल्स नहीं है। ये जितनी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बिल्कुल जितना आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जितना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, मैगजीन पढ़ रहे हो, वहां से आपको, और इससे क्या क्या फायदे हैं आपको, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन तो कंप्लीट हो रहा है, वो कैप भी हो रही है, उसके अलावा जो कई बार पैरा जंबल टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी डायरेक्टली यहाँ से आते रहते हैं। आपको पता होता है कि कैसे कौन सा फ्रेज कहाँ फिट का होता है, किस तरह से, और
कई बार आपके जो क्वेश्चन करेक्शन है उसमें भी होता है कि सेंटेंस करेक्शन में आपको डायरेक्टली फ्रेज पता चल जाता है कि पढ़ते पढ़ते एक आपका माइंडसेट ऐसा बन जाएगा कि अगर कहीं भी आप कोई एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो अगर उसमें गलती है तो आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि नहीं इसमें कुछ गलत है। बिल्कुल। तो जैसा कि इंग्लिश में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके वही है फिल इन द ब्लैंक्स, फिलर टाइप के क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, वोकैब है, वोकैब में आपके एंटोनिम, सिनोनिम हो गए, फ्रेजेस हो गए, उसके अलावा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाता है या फिर ईडियम फ्रेजेस से भी कई क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके अलावा आता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जो पैरा जम्बल्ड सेंटेंस हम जिनको कहते हैं। 5 या 6 सेंटेंस दिए रहेंगे, आपको उसको एक स्टोरी के बेसिस पे अरेंज करना पड़ेगा, एक मीनिंगफुल बनाना पड़ेगा उसको। बिल्कुल। उसके साथ स्पॉटिंग एरर, स्पॉटिंग एरर के लिए गाइस हम बार बार बात करते हैं कि ग्रामर के कुछ फिक्स रूल्स हैं, अगर उन रूल्स को आप याद कर लेते हो, बहुत इजी है, अगर उन रूल्स को याद कर लेते हो ना तो ये क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाते। ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं बट वो डायरेक्ट रूल पे बेस्ड होते हैं। अगर वो आपको रूल्स याद हैं तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाता है। तो उसके लिए इन क्वेश्चंस के लिए मैं यही कहूँगा, बार बार यही बोलता हूँ, बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि यार ये रूल्स याद कर लो। और एक बार ये रूल्स और ये याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप पर डे 5 रूल याद करो, 5 रूल्स को याद कर लो और उनको यूज़ करो, सेंटेंसेस में यूज़ करो और डेली बस उनको रिवाइज करते जाओ। देखोगे धीरे धीरे आप मतलब महीने भर में आप यार 100 रूल्स तो बहुत इजीली याद करके आप रिवाइज करके रट जाओगे। इनफैक्ट अब क्वेश्चन से इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको वो रूल भूलेगा ही नहीं। तो एग्जाम में क्वेश्चन देखते वो सेंटेंस में सीधा आपको वो एरर दिख जाएगा देखते, आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। तो ये गाइस हम ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। या तो हम कई बार हम इन बुक्स पे जब काम करते हैं तो भी हमें आइडिया लगता है, जब हम पेपर सेट करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं तो भी हम ये चीज़ को ध्यान में रखते हैं, या फिर जब हम खुद पेपर्स को सॉल्व करते हैं तो भी हमें यही चीज़ एक्सपीरियंस होता है। ठीक है गाइस। उसके अलावा आ गया सेंटेंस इंप्रूवमेंट और करेक्शन। इसमें भी आपको ग्रामर के रूल्स थोड़े पता होने चाहिए, उसके बाद आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है। तो रहा इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश में हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रीडिंग। उसके अलावा हम सभी सेक्शंस के लिए आपको एक स्टडी मटेरियल बताएंगे जो लिंक में भी गिवन होगा, आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएंगी वो सारे इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल जो आपको इन 2 से 3 महीने में आपको सीडीएस एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेगा। और गाइज मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अगर आप जो तरीका हम बता रहे पढ़ने का और आप बिल्कुल कंसिस्टेंट होके अपने टाइम टेबल को फॉलो करके जब तक एग्जाम दे रहे हो तब तक फॉलो करते हो तो गाइस ये आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। और दो न्यूज़पेपर रिकमेंडेड है, इसमें से दोनों में से कोई पढ़ सकते हैं, कोई ट्रेडिशन नहीं है कि द हिंदू ही पढ़ना है। ठीक है। 2 रिकमेंडेड है, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, आप कोई भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अब आता है जो थर्ड सेक्शन है आपका, जो कि इनफैक्ट सीडीएस ओटी वाले बच्चों के लिए तो यूजफुल नहीं है, बट हाँ जो बच्चे सीडीएस एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए, आईएनए और एयरफोर्स एकेडमी के लिए, उनके लिए एक सेक्शन और आता है मैथ्स का सेक्शन। वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सर मैथ्स के बारे में बताओ कि मैथ्स में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बच्चों को कवर करने चाहिए और किस तरीके से किस टॉपिक को हम इजीली कवर करें। एग्जैक्टली। सबसे पहले देखिए मैथ के बारे में बता दूं कि मैथ जो है वो थोड़ा सा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस से ही आपका अच्छा हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जैसे नंबर सिस्टम के टॉपिक्स हो गए, राइट। अरिथमेटिक की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो जो भी नंबर की थ्योरी है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, नेचुरल नंबर्स हैं, इसको लेके जो भी रूल्स बनाए गए हैं वो सब आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा, ये जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद अलजेब्रा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस जितने भी आते हैं वो सारे टॉपिक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। अरिथमेटिक में भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, जो डिजिबिलिटी को लेके जो थ्योरम्स हैं वो पता होना चाहिए, LCM एंड HCF, ठीक है, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मैथ्स में इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मेजरली जो अगर हम बात करते हैं तो अरिथमेटिक हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। साथ ही साथ मेंसुरेशन, यहाँ पे मेंसुरेशन में जितने भी एरियाज जो हैं सर्कल को लेके, जितने भी फिगर्स हमारे होते हैं, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, कोन, सिलेंडर, जितने भी एरिया, सरफेस एरिया, पेरीमीटर, ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद जो है वो ग्राफ की बात आती है, जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए, अगर जो बार ग्राफ है, ठीक है, या पाई चार्ट है, लाइन ग्राफ है, ये इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अब सर थोड़ा सा एक व्यू दे देंगे कि मैथमेटिक्स में किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो गाइस हम अरिथमेटिक की बात करते हैं। अरिथमेटिक में बेसिकली मैं बताऊंगा आपको कि फ्रैक्शंस और उसके अलावा जो
परसेंटेज का पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व हो जाएगा, आपके सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क जैसे क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। तो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका अलजेब्रा आता है। बेसिकली उसमें आपको लीनियर इक्वेशंस, एग्जैक्टली क्वालिटी इक्वेशन और आइडेंटिटीज़ का बहुत आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उस पर डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है ट्रिगोमेट्री। ट्रिगो में आप सिर्फ जितने भी साइन से लेके टैन कॉट तक के 0 से 90 तक के वैल्यूज़ हैं ये याद होनी चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस के फॉर्मूले वो याद होने चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें ट्रिगो में पता होनी चाहिए। ज्योमेट्री में आपको सर ने जैसे बताया था ही कि फिगर्स हैं, उनके रेडियस हैं या फिर हाइट, डिस्टेंस, लेंथ, विड्थ, उससे रिलेटेड जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था आपके मैथ्स का। एक आपका मेंसुरेशन का सेक्शन है जिसमें आपको फॉर्मूले बहुत ज़रूरी हैं, उसके वॉल्यूम के और एरिया, ठीक है। वॉल्यूम, एरिया, सरफेस एरिया, बेसिकली ये 3 चीज़ होती है, और तीनों में डिफरेंस क्या है बहुत इजीली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एरिया आपका एक 2D के तरीके से होता है, वॉल्यूम आपका 3D वॉल्यूम हम लेते हैं, तो बेसिकली इस तरह से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका DI, बेसिकली जो आपके ग्राफ्स पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत ईजी होते हैं। आपको ग्राफ को पढ़ना समझना बहुत अच्छे से आना चाहिए। एक बार आप समझ जाओगे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट 3 सेक्शन है CDS और CDS OTA के लिए, जो हमने आपको बताया कैसे पढ़ना है ये भी बताया। अब एक चीज़ और, एक मैं आपको रास्ता बताता हूं कि अपनी जो लड़के, जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं कैसे करें, स्टार्टिंग से बिल्कुल प्रिपरेशन। और ये 3 महीने में, उन फ्रेशर स्टूडेंट्स की बात मैं कर रहा हूं, इन 3 महीनों में वो अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। कैसे? पहला स्टेप एनालिसिस, प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो स्टेप है वो है एनालिसिस के, आपको बात पता चल जाता है कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं, उन टॉपिक से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। थर्ड है प्रैक्टिस करना, जितने भी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े उनके सैम्पल एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। फोर्थ आता है आपका सॉल्व पेपर सॉल्व करना। सॉल्व पेपर सॉल्व करने से आपको क्या पता चलता है कि आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी उस कॉन्सेप्ट से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो ये समझ आती है। दूसरी चीज़ आपका रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है। और थर्ड चीज़ आपको एनालिसिस भी हो जाती है कि किस टॉपिक से कितनी चीज़ें आ रही हैं, ठीक। और लास्ट स्टेप आता है आपका मॉक टेस्ट का। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे, आप सेल्फ असेसमेंट करोगे खुद की, आपको आपका स्कोर इंप्रूव होता है, आपकी नॉलेज इंप्रूव होती है और बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो गाइज ये 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए और आपकी जर्नी को, आपके CDS जैसे एग्जाम को या एक डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने की जो आपकी ड्रीम है उसको ट्रू करने का। तो गाइज प्लीज़ इन स्टेप्स को फॉलो करें, मेहनत से प्रिपरेशन करें गाइज, सफलता आपके कदम चूमेगी। और सर इसके अलावा मैं आप बच्चों को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप बता दो कि जो नए बच्चे हैं या जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, उनके कोर्सेज के बारे में जो हम इन बच्चों के लिए लॉन्च किया हमने, जो कैसे उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, इन कोर्सेज में क्या है, क्या ऐसा खास है जो बच्चों के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। तो बच्चों यहाँ पे हमने कोर्सेज भी लॉन्च करे हुए हैं CDS को लेके, ठीक है, जिसमें कि आपको लाइव सेशंस भी मिल रहे हैं सर। बिल्कुल सर। एग्जैक्टली। और जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सब्जेक्ट में आपको लेके आ रहे हैं, चाहे वो GS को लेके है, ठीक है, बाकी ये जो भी सब्जेक्ट हमारे इंग्लिश है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल रखी गई है उस लेक्चर में। सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती है और क्रैश कोर्स है, अच्छा कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपको, अगर आपने नहीं पढ़ा है लेकिन अगर आप फिर भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, सारी वीडियोस को गो थ्रू करते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा प्रिपरेशन जो है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। साथ ही साथ बुक्स वगैरह भी हैं, बाकी चीज़ें बुक्स के बारे में भी सर बता देंगे, और एक लाइव सेशन भी हमने उस कोर्स में रखा गया है, तो वो चीज़ भी सर एक बार बता देंगे। बाकी टेस्ट वगैरह भी है उसमें। गाइज बहुत अच्छा एक कोर्स है, 3 महीने का है और घर बैठे आपको प्रिपरेशन करनी है। आपको घर से निकल के कहीं जाना नहीं है, घर पे बैठे आपको मेंटोर्स मिलेंगे, अवेलेबल होंगे, जो आपके लाइव सेशंस मिलेंगे, जो आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे एग्जाम्स की प्रिपरेशन की,
आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। उसके अलावा वीडियो लेक्चर्स होगा जो इतने इजी लैंग्वेज में चीज़ों को, चाहे वो हिस्ट्री हो, मैथ्स हो, समझाया है कि आप बहुत वीडियो देखते ही चीज़ें समझ जाओगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं उन कोर्सेज के। उसके अलावा आपके पास स्टडी मटेरियल होगा कि जो वीडियो कोर्सेज आपने देखे उसके बाद उनको रिवाइज करो, आपको नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि सारा मैटर, सारा मटेरियल आपको बना है, सिर्फ आपको पढ़ना है, देखना है, सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। ऑनलाइन टेस्ट हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट आपको दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की पीडीएफ दी गई है। तो बहुत कुछ है इन कोर्स में और बहुत ही सस्ता, बहुत ही गाइज आप सभी के लिए ऐसा बना है कि आप एक बार पढ़ो, एक बार ज्वाइन करोगे और आपको खुद उससे फ़र्क महसूस होने लग जाएगा कि आपके प्रिपरेशन में कितना डिफरेंस आ गया इस कोर्स के बदौलत। बाकी जो स्टडी मटेरियल, बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी हम अवेलेबल करा रहे हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप वो सारे बुक्स भी आपको दिख जाएंगे, वो क्रैश कोर्स भी दिख जाएगा। तो गाइज़ ये बहुत हेल्पफुल है ये क्रैश कोर्स, ये स्टडी मटेरियल आपके प्रिपरेशन के लिए। तो अब देर करने का टाइम नहीं है, बिल्कुल आप स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन। और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें क्वेरीज हो लिख सकते हो, हम उसका जवाब देंगे, आपका सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है गाइज? तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है, काफ़ी हेल्प हुई है आपकी। और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल था तो प्लीज़ गाइज लाइक करें हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में। थैंक यू गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द बेस्ट।